मैं मुकुल ज्योति मिंज, डाइट संकाय सदस्य गुमला। बच्चों, मैं आज क्लास 7 में विज्ञान विषय में दूसरा पाठ प्राणियों का पोषण पढ़ा रही हूँ। जिस प्राणियों में पोषण का पहला पाठ मैं अमीबा के पाचन तंत्र तक पढ़ाई हूँ। आज मैं मनुष्यों में पाचन कैसे होता है पढ़ाने जा रही हूँ। तो मनुष्यों में पाचन कैसे होता है? मनुष्यों में पाचन क्रिया के लिए प्रमुख अंग मुंह, दांत, लार, ग्रंथियाँ, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, आहार नाल इत्यादि अंगों की प्रमुख भूमिका होती है। इस दौरान आंतें भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ मल मूत्र बाहर निकालती है। पाचन तंत्र कमजोर होने से भोजन को ऊर्जा में बदलने की क्षमता कमजोर हो जाती है। मुंह से आहार नाल तक खाना खाते समय मुंह से निकलने वाली लार में पाचक एंजाइम्स होते हैं। यह भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके बाद खाना आहार नाल से होते हुए आमाशय में जाता है। आमाशय में आहार को पचने के लिए 2.5 से लगभग 4 घंटे तक लग जाते हैं। आमाशय की दीवारों से गैस्ट्रिक एसिड स्रावित होते हैं। ये होते हैं 3 तरह के एसिड। HCl भोजन की अम्लता को बढ़ाते हैं। पेप्सिन एसिड छोटे कणों को बनाने के लिए भोजन में प्रोटीन का पाचन करता है। भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक अर्ध ठोस पेस्ट बनाता है, पेस्ट के जैसा बन जाता है। फिर भोजन छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ भी भोजन पचाने की प्रक्रिया लगभग 1.5 से 3 घंटे चलती है। आंतों में ग्रंथियाँ भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। छोटी आंत विटामिन B12, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम व प्रोटीन अवशोषित करती है। लगभग भोजन से 90% पोषक तत्व शरीर को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं खून में। बड़ी आंत में पचकर पहुंचता है, जहां से आंत पानी को सोख कर अवशेष मल को बाहर निकालती है तथा साथ ही कुछ पोषक तत्व को भी अवशोषित करती है। इसमें संक्रमण होने से दस्त लगता है और पेट भी खराब होता है। अक्सर हम लोगों का पेट इसी कारण खराब होता है, क्योंकि उस समय संक्रमित लोग हो जाते हैं। पैंक्रियाज भोजन को तोड़कर आसानी से पचने में मदद करता है। लीवर से स्रावित होने वाला पित्त कोलेस्ट्रॉल का पाचन करता है। लीवर से पोषक तत्व हृदय के जरिए शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो इस तरह मैं अब पाठ्य पुस्तक के अनुसार आप लोगों को बता रही हूँ कि मनुष्यों में पाचन कैसे होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। मनुष्यों में भोजन ग्रहण करने के लिए कौन सा अंग है? मनुष्य भोजन को मुंह से ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रम को अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन मुंह से पेट में जाता है। हम मानव में पाचन तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। जीव जंतुओं में मानव का पाचन तंत्र सबसे ज़्यादा सुविकसित होता है। यह मुख, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गुदा से बना है। आहार नाल, पाचक ग्रंथियों तथा पाचन क्रिया मिलकर मानव पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ हम जो चित्र देख रहे हैं, जिसमें मुख गुहा, मुख, ग्रासनी, जिससे मुख से भोजन जाता है, और ये ग्रासनी से होता हुआ ग्रासिका नली में, मतलब जो गला से नीचे उतरकर आमाशय में आता है ग्रासिका। फिर ग्रासिका से वो सीधा आमाशय में जाता है और आमाशय से फिर आमाशय में वह 2.5 से 4 लगभग 3 या 4 घंटे रहता है। और फिर यहाँ से ये आमाशय
अमाशय से अग्नाशय में कुछ एंजाइम्स स्रावित होते हैं जो भोजन पचाने के काम में आते हैं। उसी तरह यह भोजन बड़ी आंत, फिर छोटी आंत और फिर बाहर गुद्दा के द्वारा, मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरह मानव में पाचन तंत्र का रेखांकित चित्र आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, जिसे आप अपने कॉपी पर अच्छी तरह से बनाकर अभ्यास कर लेंगे और उसका नामांकित स्वच्छ चित्र बनाएंगे। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों को परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? सरल बनाते हैं, जिसमें कुछ प्रक्रिया है। पहला, अंतर्ग्रहण। भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया जो मुख द्वारा होती है वह अंतर्ग्रहण कहलाती है। पाचन, शरीर के भीतर भोजन का सरल तथा विलय अणुओं में तोड़ा जाना पाचन कहलाता है। पाचन मुख में से आरंभ होकर छोटी आंत में समाप्त होता है। अवशोषण, पचे हुए भोजन में उपस्थित विलय पदार्थ का शरीर के द्रव्यों जैसे रक्त में चला जाना अवशोषण कहलाता है। कौन इसको सोखता है? रक्त। और मनुष्यों में अवशोषण की क्रिया किसमें होती है? छोटी आंत में। किसमें होती है? छोटी आंत में। सांघीकरण, यह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने तथा वृद्धि के लिए होता है, परिपाचन कहलाता है। मतलब सांघीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अवशोषित या मतलब सूखा हुआ भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और ऊर्जा से क्या होता है? वृद्धि होती है। और यह क्या कहलाता है? परिपाचन। बहिष्करण या निष्कासन, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपरिचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यह कहलाता है वह उत्सर्जन। यह उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। तो हम लोग अब एक एक करके मुख से पढ़ेंगे। मुख या मुख गुहा या माउथ एंड बकल कैविटी में किस तरह से होता है। भोजन मुख में उपस्थित दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और चबा दिया जाता है। मुंह में लार ग्रंथि 3 जोड़ी रहती है। कितनी रहती है? 3 जोड़ी, जो भोजन चबाते समय लार निकालती है। यह भोजन को मुलायम एवं गीला करता है। लार में एंजाइम कौन सा होता है? एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज पाया जाता है, जो जटिल भोजन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में जो साधारण भोजन माल्टोज जो कार्बोहाइड्रेट का साधारण प्रकार में परिवर्तित कर देता है। तो अब आगे हम देखते हैं क्रियाकलाप। एक प्रयोग के द्वारा हम लोग साबित करते हैं। आप दर्पण में देखकर अपने दांतों को गिनने का प्रयास करेंगे। याद रहे कि आप हाथ भी धो लेंगे, क्योंकि जब दांत आप गिनेंगे तो जरूर उंगली का प्रयोग करेंगे। तो दांतों के कार्य एवं संख्या के प्रकार। दांतों के विभिन्न प्रकार हैं। पकड़ने तथा काटने वाले दांत, जो निचला जबड़ा में 4, ऊपरी जबड़ा में 4, दोनों जबड़ों में दांतों का कुल योग 8। और इस प्रकार के दांत को क्या बोलते हैं? कृंतक या इंसाइजर। दूसरा है चिरने वाले या पकड़ने वाले दांत। ऊपरी वाले जबड़ा में ये 2 होते हैं, निचले वाले जबड़ा में 2 होते हैं, दोनों मिलाकर 4 होते हैं। इस तरह के दांत को बोलते हैं रदनक या कैनिन्स। तीसरा चबाने या पिसने वाले दांत। ये ऊपरी जबड़ा में 4, निचले जबड़ा में 4 और दोनों मिलाकर 8 होते हैं। इस प्रकार के दांत को अग्रचर्वणक या प्रीमोलर्स कहते हैं। चौथे प्रकार के दांत चबाने वाले कुचलने वाले दांत होते हैं, जो ऊपरी जबड़ा में 6, निचली जबड़ा में 6, दोनों मिलाकर 12। और इस प्रकार के दांत को क्या बोलते हैं? मोलर्स। क्या कहते हैं? मोलर्स। तो कितने प्रकार के दांत हुए? 4 प्रकार के। इंसाइजर, कैनिन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? मोलर्स की। विभिन्न दांतों का उपयोग, प्रकार, संख्या एवं कार्य को समझते हैं।
अब आते हैं दांत के चित्र। यहाँ जो चित्र दिया हुआ है दांतों की बनावट, जिसे आप अपनी कॉपी में बनाइएगा। रधनक, चरणक, अग्रचरणक, जो साफ साफ आपके किताब के चित्र में दिया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं। विषम, ऐसे अलग अलग प्रकार के दांत वाले प्राणी विषमदंती या हेरोडंट्स कहलाते हैं। दूध दांत एवं स्थायी दांत, बचपन में जो दांत निकलती हैं उसे दूध के दांत या मिल्क टीथ कहते हैं। इसकी संख्या 20 होती है। 8 वर्ष की आयु तक ये दांत गिर जाते हैं और इसकी जगह स्थायी दांत परमानेंट दांत निकलते हैं। इनकी संख्या 32 होती है, जो ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़ा में 16 होते हैं। सामान्यतः स्थायी दांत स्वस्थ व्यक्ति में जीवन भर रहते हैं तथा वृद्धावस्था में यह प्रायः गिरने लगते हैं। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं। इस अवस्था को द्विदंती या डाइफायोडोंट कहते हैं। दांत भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। और अब इस भोजन का क्या होता है, अगर यह हमारे मुंह में लार उत्पन्न में इसकी क्या भूमिका होती है, इसके लिए एक प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक प्रयोग करने के लिए 2 परख नली लिया गया है और इसमें स्टार्च का परीक्षण करने के लिए परख नली में एक ए नाम का परख नली है और दूसरा बी। ए परख नली में 1 चम्मच उबला हुआ चावल लेते हैं और 1 चम्मच उबले हुए चावल को मुख में डालकर 3-5 मिनट तक चबाते हैं। फिर उसे परख नली बी में रखते हैं। मतलब चावल लेते हैं, पका हुआ चावल एक ऐसे ही रखते हैं ए में और दूसरे वाले बी वाले चावल को पहले मुंह से चबाकर 3-4 मिनट अपने मुंह में चबाकर फिर उसे परख नली बी में रखते हैं। दोनों परख नली में 4 से 5 ml जल डालते हैं। दोनों परख नलियों में 3 से 4 बूंदें क्या डालते हैं, आयोडीन। आयोडीन एक रासायनिक घोल है जिसे डालते हैं और उसके बाद कुछ देरी में अवलोकन करते हैं तो देखते हैं परख नली ए और बी में क्या अंतर होता है। परख नली ए का रंग नीला क्यों हो जाता है? परख नली ए में स्टार्च से आयोडीन प्रतिक्रिया कर उसे नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, जबकि उबले चावल को चबाने पर मुख में स्थित लार स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो शर्करा आयोडीन से प्रतिक्रिया नहीं करती है। यहाँ आप लोगों को समझ में आया क्या कहा गया है? स्टार्च से आयोडीन प्रतिक्रिया करती है और क्या करती है, रंग बदल देती है, क्योंकि वो मुंह में नहीं चबाया गया था। लेकिन जब चबाया हुआ चावल पर अगर हम लोग आयोडीन डालते हैं तो वो नहीं प्रतिक्रिया करती, क्योंकि वो ऑलरेडी शर्करा में पहले ही परिवर्तित कर देती है। शर्करा आयोडीन से प्रतिक्रिया नहीं करती है, इस तरह इसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। अब विभिन्न स्वाद वाले खाद्य पदार्थ जैसे मिठाई, नमकीन, नींबू रस, नीम की पत्ती का रस, इमली आदि जैसी वस्तुओं को एकत्र कर अपने मेज पर रखिए। अब एक एक करके अपने आँखों में पट्टी को बांधे हुए सपाटी के जीभ पर अलग अलग खाद्य पदार्थों को रखते हैं। उनसे इन खाद्य पदार्थों को नाम पूछने बोलते हैं। ये नाम किस आधार पर बता सकते हैं? तो किस आधार पर बताएंगे, आप ही बताइए। आप ही लोग बता सकते हैं किस आधार पर। जीभ पर अगर हम लोग कुछ भी स्वाद लेते हैं तो उसमें हम लोग खट्टा, मीठा, तीता का अनुभव होता है। तो यहाँ जो चित्र दिया हुआ है जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र, जिसमें नमकीन जो है, नमकीन सबसे किनारे पर है। मीठा जो है वो सबसे शुरू में है, जीभ के कोर में है। और खट्टा है जो जीभ के अंदर में, और तीता या तीखा जीभ के बीच में भीतरी भाग में स्वाद देता है। जीभ एक मसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुंह गुहा से अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग
स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। जीभ का मुख्य कार्य भोजन को लार से मिलाना और उसे निगलने में सहायता करना है। साथ ही जीभ हमें बोलने में भी मदद करती है। जीभ पर स्वाद या टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जिसे हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। मुख और मुख गुहा के अगले भाग के बाद भोजन नली या ग्रास नली होता है, जिसे ओसोफेगस बोलते हैं, जैसे कि हम चित्र पर देख रहे हैं। भोजन ग्रास नली या भोजन की गति मुख गुहा से निकला हुआ भोजन ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली गले वक्त से होती हुई जाती है। ग्रास नली में भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। कभी आपको उल्टी या वोमिटिंग हुई है तो यह क्यों होता है? कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप उल्टी वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो हमारे चित्र किताब में चित्र है, आहार नाल के साथ एक भाग संकुचन हुआ है। उसके बाद भोजन अमाशय में आता है। अमाशय छोटी मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। ये मोटी थैली होती है, थैली नुमा जैसे होती है। ये चपटा एवं यू आकृति की होती है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका या ग्रास नली से खाद्य पदार्थ भोजन प्राप्त करता है और दूसरी ओर से छोटी आंत में खुलता है। अमाशय का आंतरिक सतह जिसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष्मा झिल्ली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रवित करता है। कौन सा अम्ल स्रवित करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे जठर रस भी कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली अमाशय से आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। और स्रवित अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। ये अमाशय के चित्र हैं, जिसमें ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत। अम्लीय माध्यम पाचक रसों को क्रियान्वित करता है और यह भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब भोजन आता है छोटी आंत में। छोटी आंत ये आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह लगभग 7.5 मीटर लंबी और अत्यधिक कुंडलित नली है। जैसे कि आप चित्र पे देख रहे हैं, ये बहुत मुड़ी हुई होती है और बहुत लंबी होती है, लगभग 7.5 मीटर। इसमें भोजन का पाचन एवं अवशोषण दोनों ही होता है। छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत की ग्रंथियों में एक प्रकार का रस निकलता है जिसे आंत्र रस कहते हैं। इसके साथ ही यह यकृत एवं अग्नाशय या पैंक्रियाज में द्रव स्रावित करता है और छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई हजारों संरचनाएं होती हैं, जिसे भिलाई कहते हैं। भिलाई छोटी आंत की अवशोषण की सतह को क्या करती है? बढ़ाती है, मतलब संकुचन होता है, फैलाती है। जैसे कि चित्र पे देख रहे हैं, भिलाई अंगुली की नुमा रचना होती है। किसमें पाई जाती है? छोटी आंत में। अब यकृत का चित्र जो हम देख रहे हैं, जिसमें यकृत ग्रास नली से जुड़ा हुआ है और पित्ताशय होते हैं, अग्नाशय होते हैं, अमाशय के साथ जुड़े रहते हैं। यकृत गहरे लाल रंग के भूरे रंग की आकृति है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित है। किधर? दाहिनी ओर अवस्थित है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। यह पित्त रस स्रावित करती है, जो थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस का क्या काम है? वसा के पाचन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मतलब ये वसा को पचाता है। उसके बाद अग्नाशय, यह हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि है। इसका रंग क्या होता है? हल्का पीला, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। इसके स्रावित होने वाले अग्नाशयिक रस या पैंक्राटिक जूस भोजन में व्याप्त कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है और इनके सरल रूप में परिवर्तित करता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा ग्लूकोज में वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में और प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। भिलाई की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर कोशिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। यहाँ उसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में अवशोषित भोजन का आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल होता है। जैसे अमीनो अम्ल में आवश्यकता अनुसार प्रोटीन बनता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है और ऊर्जा मुक्त करता है। इसका उपयोग शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों में होता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर। यह छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी और मोटी होती है। इसका मुख्य कार्य है जल का अवशोषण करना और अपशिष्ट पदार्थों को मलाशय में भेजना। यही यहाँ अपशिष्ट अर्ध ठोस मल के रूप में संग्रहित रहता है। समय समय पर यह मल गुद्दा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो इस तरह मनुष्य का पाचन होता है। अब घास खाने वाले जंतुओं के पाचन के बारे में पढ़ते हैं। आपने घास खाने वाले जानवरों को चरते हुए देखा। इसमें कौन कौन होते हैं? गाय घास खाती है, बकरी घास खाती है और बहुत सारे जितने भी चरने वाले जानवर वो घास खाते हैं। ये खाने के बाद लगातार अपने जबड़ों को चलाते रहते हैं, मानो उनके मुंह गुहा में भोजन चबाया जा रहा है। गाय द्वारा लगातार भोजन के चबाए जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जुगाली। घास खाने वाले जीवों का आमाशय विशेष प्रकार का होता है, जो 4 कक्षों में विभाजित है। वास्तव में गाय पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय में एक भाग में भंडारित कर देती है। आमाशय का वह भाग रुमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? रुमेन। और इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग, जिसमें पहला भाग रुमेन होता है। इसे प्रथम आमाशय कहा जाता है, जैसे कि चित्र में हम लोग देख रहे हैं। शाकाहारी भोजन करने वाले सारे जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि रोमिनेंट कहलाते हैं। कौन कौन कहलाते हैं? गाय, भैंस, बकरी, ये रूमिनेंट कहलाते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगल या कड कहते हैं। जुगाल या कड। बाद में रूमिनेंट जीव ऐसे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और चबाता है। इस प्रक्रम को रोमिनेशन या जुगाली करना कहते हैं। जुगाल को वापस निगलने पर यह आमाशय के दूसरे कक्ष रेटिकुलम में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? रेटिकुलम, जहाँ भोजन का विखंडन होता है। पहला स्टेज में वह भोजन को निगलता है, लेकिन रेटिकुलम स्टेज में वो आकर भोजन को तोड़ता है। यहाँ से तीसरे कक्ष ओमेसन में पहुंचता है, जहाँ ज़्यादातर पानी का अवशोषण होता है। मतलब उस भोजन में जो पानी होता है उसको ओमेसन कक्ष में सोख लिया जाता है। फिर यह चौथे एवोमेशन भाग में पहुंचता है, जहाँ आमाशय के एंजाइम की मदद से भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत में अवशोषण होने के बाद अनपचे पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं और इस प्रकार पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। पोषण का परिवहन एवं स्वतंत्र श्वसन तंत्र से संबंध।
पोषण का परिवहन मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाना, और श्वसन तंत्र से संबंध मतलब सांस लेने से संबंधित। मानव में ये तीनों प्रणाली एक दूसरे के साथ परस्पर मिलकर कार्य संपन्न करते हैं, एक दूसरे का पर निर्भर करते हैं, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके, वह अपने दैनिक जीवन की जैविक प्रक्रियाएं कर सके। कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए पोषण तत्व को हम अपने भोजन से ग्रहण करते हैं। ये जटिल रूप से सरल रूप में पाचन तंत्र द्वारा परिवर्तित होते हैं। ये छोटी आंत द्वारा अवशोषित होकर रक्त कोशिकाओं में विसरित या डिफ्यूजन हो जाते हैं और संचार प्रणाली द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाते हैं। पोषक तत्वों के साथ साथ ऑक्सीजन के परिवहन के लिए भी संचार प्रणाली ही उत्तरदायी होती है। यह ऑक्सीजन श्वसन तंत्र की सहायता से ग्रहण किया जाता है एवं शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो हमने सीखा जंतुओं में भोजन करने की विभिन्न विधियां कैसे होती हैं। अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण से उत्सर्जन तक सभी क्रियाओं एक कोशिका द्वारा संपन्न होती है। बहुकोशिकीय जीव मानव में पोषण पाचन तंत्र की जटिल प्रक्रिया होती है। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृदंत, रदनक, चरणक, अग्रचरणक। जीव में स्वाद के लिए विभिन्न स्वाद कलिकाएं होती हैं। आमाशय के पाचक रस की सहायता से कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है। छोटी आंत में खाद्य पदार्थ का पाचन पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, इसमें छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। तो इससे आप याद रखेंगे, पानी का अवशोषण किसमें केवल होता है? बड़ी आंत में। और खाद्य पदार्थ का अवशोषण किसमें होता है? छोटी आंत में। घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोमंथी। ये पत्तियों का अंतर्ग्रहण का तीव्रता से करके उन्हें निगल जाते हैं, और परंतु वो कुछ अंतराल के बाद भोजन को पुनः मुख में ले आते हैं, और इसे जंतु धीरे धीरे क्या करते हैं? जुगाल करते हैं। मानव पाचन तंत्र है मुख गुहा, आहार ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय में समाप्त होती है। मनुष्य पाचन तंत्र में मुख्य पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां लाला ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय इत्यादि। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, सांघीकरण एवं निष्कासन मानव पाचन तंत्र के प्रक्रम हैं। इस तरह 5 प्रक्रम है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। तो बच्चों, यह पाठ खत्म हो चुका। आप इसे स्वाध्याय करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, और अभ्यास में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है इसे आप आसानी से बना सकेंगे। मैं आप लोगों को ये होमवर्क के रूप में देती हूँ। आप अपने कॉपी पर लिख लेंगे, बना लेंगे। धन्यवाद।